नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। निफ्टी 50 में 5% तक यानी कि इंडेक्स में 5% की गिरावट देखी गई, जहां 1000 पॉइंट निफ्टी टूट चुका था, 21,824 तक के लेवल पे आ गया था। वहां से रिकवर करके मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया है 22,160 के लेवल पे क्लोज हुआ है, जहां पे 760 पॉइंट तक की गिरावट देखी गई। यहाँ पे सेंसेक्स में भी 3000 पॉइंट तक की गिरावट थी, जो कि अभी तक का पिछले 5 साल में ऐसी गिरावट एक दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी और 3000 पॉइंट सेंसेक्स ऐसा कोविड के बाद आज हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये जो गिरावट है, इसके कारण आप लोगों को पता ही है, हम भी कई दिनों से इस पे वीडियो बना रहे हैं कि यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट और अब तो चाइना का भी मार्केट, सारे मार्केटों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां सबसे ज्यादा अगर हैम्पर हुआ है, सबसे ज्यादा गिरावट अगर आई है, तो वो यूएस के मार्केट में है, जहां पिछले 2 से 3 सेशंस में 3 और 5% मतलब टोटल 8% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना के अपडेट किया था। और आज जो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट इंडेक्सेस में देखने को मिल रही है, जिसके वजह से मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं, उनके अंदर भी 6 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली। जहां रिलायंस जैसे बड़े जायंट, इतनी बड़ी कंपनी में 4% की गिरावट देखने को मिली, जो कि कोविड के बाद का अभी तक का सबसे बड़ी गिरावट है रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए। तो यहाँ इन सब स्टॉक्स के बारे में जान के आप समझ गए होंगे कि मार्केट का हाल काफी खराब है। लेकिन आगे क्या रहने वाला है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मार्केट में के इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। देखिए, हाल में एक नया अपडेट भी आया है मार्केट क्लोज होने के बाद कि पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपए पर लीटर पे गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। अब इस जो न्यूज है, इसके कारण अगले दिन या अगले सेशन में मार्केट फिर से एक डाउन फेज में जाएगा। दूसरा कारण यह है कि आज जब यूएस का मार्केट ओपन होगा और उसमें फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, उसके वजह से फिर मार्केट में वापस से अगले दिन इमोशनल ट्रेड्स बनेंगे। यहां पे अगर हम मार्केट की बात करें, तो ये सारा का सारा इंडियन स्टॉक मार्केट में जो बिकवाली हमें देखने को मिली, इसका पूरा इमोशनल कारण यही है कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स का डिसीजन लिया गया है, जो टैक्सेशन लगाया गया है इंडिया प्लस अलग जितने भी ग्लोबल कंट्रीज हैं उनके ऊपर, इसके वजह से सारे ग्लोबल इंडेक्सेस भी टूट रहे हैं और इंडिया का इंडेक्स भी टूट रहा है। लेकिन इससे क्या इंडिया को सच में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट का इतना बुरा हाल या इससे भी और ज्यादा बुरा हाल होना चाहिए? यहाँ पे आपको ये चीज समझना चाहिए कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट और अमेरिका के पूरे जीडीपी में, वो इकोनॉमी में 105 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जिसमें इंडिया के साथ वो 3 से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिकली ट्रेड करते हैं। और इस ट्रेड को इंडिया में सबसे ज्यादा स्टील, कमोडिटी और जो ऑटो सेक्टर है, इस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और इन्हीं शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट भी देखने को मिली है, जैसे टाटा मोटर्स में आपने देखा होगा, टाटा स्टील में देखा होगा। यहाँ पे एक चीज ये है कि और अदर कंट्रियों का जो मार्केट गिरा है इमोशनली बेस्ड, ये तो वापस रिकवर हो जाएगा। हमारे यहाँ का मार्केट भी रिकवर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि हम अभी Q4 के रिजल्ट्स के आसपास बैठे हैं। जितने भी हमारे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, इन सबके Q4 का टाइमिंग आ चुका है अप्रैल का, जो कि पिछले क्वार्टर से इंप्रूवमेंट के ही तौर पे देखी जा रही है। और ये सारे इंप्रूवमेंट इसके जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें आएंगे, जिसके कारण मार्केट में एक पॉजिटिव फ्लो आएगा और मार्केट अपसाइड जाएगा। क्योंकि ये यूएस की प्रॉब्लम है, यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है, और जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ लगाया है, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस पे काफी ज्यादा लंबे समय तक एक तरह का प्रॉब्लम बना रहेगा और उनके इकोनॉमी को ये स्लो डाउन करेगा। रह गई इंडिया की बात, तो इंडिया की जीडीपी का 2.5% का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे अमेरिका को किया जा रहा है। और अमेरिका के तरफ से लगाया हुआ जो टैरिफ है वो इंडिया के उन्हीं पर्टिकुलर डिमांड्स पे, उन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे पड़ेगा, जो कि यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो जीडीपी का 2.5% है। इसीलिए बहुत बड़ा मेजर फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे बड़े देश, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, उसके ऊपर आने वाली क्राइसिस, उसके ऊपर आने वाला जो रिसेशन, वहां पे एक तरह का जो डिफिशिएट का माहौल बना है। डिफिशिएट यही कि अमेरिका घाटे की दौर से गुजर रहा है। इस वजह से अगर उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, तो बाकी के जितने भी सब कॉन्टिनेंटल देश हैं उनके ऊपर भी ये प्रॉब्लम आएगी, और इंडिया भी इससे अलग नहीं है। अब रह गई यहाँ पे इंडिया के पर्टिकुलर बात कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज को आने वाले दिन में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो देखिए, आरबीआई यहाँ पे रेट कट नहीं करेगा, जिसके वजह से बैंक्स अपना जो इंटरेस्ट एफडी पे देते थे वो हो सकता है कि आने वाले दिन पे कम होंगे। जैसा कि मैंने अभी पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बताया, मतलब गवर्नमेंट भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, जहां पे क्रूड ऑयल का, जो कि विदेशी
की मार्केट में इसका रेट डाउन हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है। अब रह गई वॉर्स की बात, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अभी के कंडीशन में और जिस तरीके से आप पिछले 2-3 साल में मार्केट को देख रहे हैं, जब से यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चालू हुआ है तब से लेके अभी तक, अगर एक कॉमन फैक्टर देखा जाए तो बार बार ये कहा जा रहा है क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। देखिए, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आर्म्स के साथ हुआ था, फूड के लिए हुआ था और अपने एक पॉलिटिकल पावर के स्टैंडर्ड को स्पेशलाइज करने के लिए रखा गया था। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर सिर्फ वही पॉलिटिकल पावर मजबूत हो सकती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास वर्ल्ड इकोनॉमी की पावर है और जिसके पास सबसे बड़े लीडर बनने की ताकत है। तो यहाँ पे ये जो चीजें अमेरिका की तरफ से निकल रही हैं, यहाँ पे बस यही है कि ये बड़े बड़े पॉलिटिकल कंट्रीज अपने जो पावर है उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत होगी, जिसके पास सबसे बड़ी डिसीजन लेने का पावर होगा, तो मतलब पावर प्लस मनी, यही सबसे बड़ी वॉर है। इसीलिए हम बार बार ट्रेड वॉर के जिक्र करते हैं। ट्रेड वॉर को आपने सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड करते हुए देखा होगा। ट्रेड वॉर ही आने वाले समय का वर्ल्ड वॉर हो सकता है। मतलब हर देश एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा गोल्ड होना चाहिए, हमारे बॉन्ड्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हमारे स्टॉक मार्केट की जो हाइप है, स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे लेस डेफिसिट पे, सबसे कम कर्ज पे जो देश बैठेगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो इन सब चीजों को, इन फाइनेंशियल कंडीशंस को, इकोनॉमिकल कंडीशंस को मैनेज करने के लिए ही ये सारा उथल पुथल हो रहा है। अगर हम एज अ स्मॉल इन्वेस्टर और एज अ बिग इन्वेस्टर और एज एन HNI इन्वेस्टर इन तरीकों से, इस माइंडसेट के साथ अगर हम मार्केट को देखें तो हाँ, ये मार्केट में जरूर है कि पिछले 6 से 7 महीनों में मार्केट ने ऐसी कंडीशन कर दी है कि जिसने नई एंट्री बनाई है वो मार्केट को पसंद नहीं कर रहा है, वहां पे उसे अच्छा रिजल्ट नहीं निकला है और इन सब बातों से उन्हें कोई इंपैक्ट नहीं पहुंच रहा। लेकिन मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती है, ये एक लर्निंग के लिए, ये एक सीखने का भी पोजीशन है। आप चाहे सीखे चाहे नहीं सीखे, लेकिन मार्केट का जो वेव्स है, मार्केट की जो गतिविधि है, इसमें आप सीख जाते हो, इसमें आपको लर्न करना पड़ता है। मार्केट अपने आप आपको सिखा देता है। तो यहाँ पे यही चीज है कि अप्रैल में जब सारी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे, क्वार्टर रिजल्ट आएगा, बैलेंस शीट सही होने लगेगी, पिछले साल के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर हिसाब से जब एनुअल उनके नेट प्रॉफिट्स निकलेंगे। कई ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स है जिन्हें हमने अपने चैनल पे अलग से स्टॉक्स के बारे में बात किया हुआ है। उन स्टॉक्स का Q3 तक का जो रिजल्ट है वो पिछले साल के एनुअल ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसे बीट करता हुआ दिख रहा है और Q4 के रिजल्ट के साथ वो जो एनुअल प्रॉफिट है वो पिछले साल का जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है उसे भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नेट प्रॉफिट पिछले साल के मार्जिन से काफी अच्छा 10 से 12% या उससे भी ज्यादा के मार्जिन से बिट करती हुई दिखेगी। तो उन पर्टिकुलर शेयर्स में तेजी के जो माहौल है वो जरूर बनेंगे। लेकिन यहीं पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो में दो कंडीशन लेके चलते हैं कि एक पूरे पोर्टफोलियो को बेच दिया जाए या फिर इस पोर्टफोलियो को एज इट इज रखा जाए, आपको क्या लगता है कि आज जो मार्केट में 1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में और 3000 पॉइंट की गिरावट जो सेंसेक्स में हुई है, वापस से मार्केट क्लोज होते होते तक इसके अंदर 300 पॉइंट और इधर 1000 पॉइंट की जो रिकवरी हुई है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे मार्केट में जो गिरावट आई है, स्मॉल इन्वेस्टर से लेके HNI इन्वेस्टर और बहुत सारे इन्वेस्टर जो एनालिस्ट हैं वो टीवी पे बैठ के हर जगह से यही कह रहे हैं कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप साइड बैठिए, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आप साइड बैठिए। तो मार्केट साइडवेज हो करके जो सेलर्स है उनकी रिक्वायरमेंट को, मतलब बायर यहाँ पे ज्यादा नहीं थे, सेलर ज्यादा हो गए, इसलिए मार्केट गिरा। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस मार्केट में कोई एक्शन ही नहीं लिया, इस वजह से स्लाइडली एक तरफ मार्केट जाने लगा। लेकिन एट द एंड मार्केट के क्लोजिंग टाइम में लास्ट 50 मिनट में जो रिकवरी आई है, ये यही चीज दिखाता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक ऐसे बॉटम पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं जहां पे उन्हें काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है, काफी फंडामेंटल स्टॉक्स है जिनके प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा है और वो वहां पे अपने थोड़े थोड़े पोजीशंस बनाना स्टार्ट भी कर दिए। यहां प्रॉब्लम तब आई जब 15 से 20 दिन पहले, क्योंकि आज मार्केट सेम उसी पॉइंट पे खड़ा है जहां आज से 20 दिन पहले खड़ा था, इस 20 दिन पहले जिन लोगों ने मार्केट में एक तेजी देखना स्टार्ट किया कि अब रिकवरी बन गई है, लेकिन मैंने तब भी वीडियो बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मार्केट एक बार फिर मौका दिखा रहा है, फिर एक बार फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसी टैगलाइन से वीडियो बनाया था कि मार्केट एक बार फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है और ये चीज होना तय था, क्योंकि हम आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले जब मार्केट में थोड़ी भी तेजी देख रहे थे, या 20 दिन पहले जो एक लगातार 1500 पॉइंट तक की एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट, एक रिटर्न, एक गेन देखने को मिला, तब भी मैंने कहा कि ये जो टैरिफ्स की बात चल रही है ये अभी
हवा में बातें हैं, ऑन पेपर नहीं आई हैं। और यही पिछले दिनों हमने देखा कि ट्रंप साहब पूरा का पूरा पैकेज लेके आ गए कि किस देश ने कितना मेरे पे टैरिफ लगाया, अब मैं कितना किसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। अब ये चीजें ऑन पेपर होनी स्टार्ट हो गई है और अगले 1-2 सेशन में जब ये चीजें ऑन ग्राउंड एप्लीकेबल हो जाएंगी, ये टैरिफ्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जब उनके वहां पे ये टैक्सेस कटने स्टार्ट होंगे, एक्सपोर्ट किए गए माल पे यहां से जो एक्सपोर्ट हुआ और वहां जो इंपोर्ट हुआ है उन पे लगना स्टार्ट होगा, तब जाके इसका इंपैक्ट और ज्यादा आएगा। और ये अमेरिका के ही इकोनॉमी के स्लो डाउन की बात नहीं है, इंडिया पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोग एक्सपोर्ट करने से बचेंगे, बहुत लोग अपने मार्जिन डेफिसिट में जाएंगे। जहां मार्जिन ज्यादा आता है एक्सपोर्ट करने पे, वो मार्जिन अमाउंट हैम्पर होगा, क्योंकि आपके मार्जिन में से 25 से 26% प्लस वहां के जो अलग से एक्साइज और अलग से टैक्सेस लगते हैं उनके वजह से काफी ज्यादा मार्जिन में गिरावट आएगी। तो इन सब चीजों से बहुत दिनों तक थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉब्लम बने रह सकता है। यहाँ पे वही शेयर्स ज्यादा आपको हेल्प करके देंगे जो ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में रिकवर कर सके, जिनकी पोर्टफोलियो बैलेंस शीट अच्छी हो, जिसकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट के साथ साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के जो इनके ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा अच्छे और स्ट्रांग हो, और जिनका जो मैनेजमेंट है, जिनका बिजनेस है वो विद इन इंडिया या डोमेस्टिक वो ठीक रहेगा। जैसे पावर कंजप्शन स्टॉक्स है, जो पावर स्टॉक्स है उनका विदेशों से कोई खास लेना देना नहीं है, ना ही उनका इलेक्ट्रिसिटी बाहर जाता है ना कुछ वहां से अंदर आता है। तो यहाँ पे जो पावर स्टॉक्स है उन पे काफी अच्छा फोकस बना के आप देख सकते हैं, जब तक ये अनसर्टिनिटीज फाइनल नहीं हो जाती। तो इन सब चीजों के वजह से मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ पे इन सब बातों से, ये इंफॉर्मेशन से अगर आपको मार्केट में बने रहने में कोई हेल्प होती हो, या अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि हाँ यहाँ पे ये कदम उठाना सही है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली हो जो आपके काम की हो, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। नमस्कार।